आप देख रहे हैं 407th एपिसोड ऑफ नागपुर's most happening Facebook live show राज की बात. Chhatarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Manager, my hospital partner who's been curing Nagpur with COVID and a lot of respiratory issues, the one and only Crims Hospital. My home partner is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big thank you to Globus ITI County, Joshi Security Systems, Mohan Enterprises, Tricos, the chocolate brand, Licksters, the ice cream brand, of course Gemini Outdoors, Yuva Foundation and of course सर्विसिंग वाला. बहरहाल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो कोरोना वायरस से ज़्यादा घातक और परेशानी इस वक्त दे रहा है. नागपुर में एक बड़ा नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ब्लैक फंगस एंड द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वाइट फंगस. ब्लैक एंड वाइट दोनों फंगस के ऊपर में बात होगी. अगर आपका कोई सवाल होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं देश के जाने माने पल्मोनोलॉजिस्ट द वन एंड ओनली डॉक्टर अशोक अरबट सर. सर गुड इवनिंग एंड 407वें एपिसोड में आपका स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. सर ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस ये दोनों ही आज की तारीख में कई सारे पेशेंट्स बढ़ा रहे हैं नागपुर शहर में. एक थ्रेट बनता जा रहा है ब्लैक एंड वाइट फंगस का. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये क्या है. देखिए फंगस ये चीज़ ऐसी है कि आप आम तौर पे इसे देखते ही है. जैसे कि हम बाथरूम में जाते हैं जहाँ सिपेज होता है, जहाँ पुरानी हवेली होती है, पुराना घर होता है, बेसमेंट होता है, वहाँ पे अपने को बुरशी नाम की चीज़ दिखाई देती है जिसको हम लोग अलग अलग भाषा में जो कुछ कहते हैं लेकिन इंग्लिश में उसको फंगस कहते हैं. जैसे कि हमने ब्रेड रखी है और ब्रेड एक दो दिन पुरानी होने के बाद उस पर काले धब्बे आ जाते हैं, दाग आ जाते हैं जी, तो उसे हम फंगस कहते हैं. जो आम तौर पर बेसमेंट है, जहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और जहाँ पे सीपेज है, जहाँ पे डिकेइंग मटेरियल है, यानी कि जहाँ पे हम कचरा कूड़ा फेंकते हैं, ऐसी जगह यहाँ पे अक्सर पाया जाता है. और इसके स्पोर्स होते हैं कि जो हवा में तैरते हैं. हॉस्पिटल हो या कहीं पे भी हो, जो भी ट्रॉपिकल कंट्री हमारे जैसे इंडिया है जहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है और ख़ास करके अभी के जैसे कि समर के दिनों में जहाँ ह्यूमिडिटी बढ़ती है तब ये स्पोर्स हवा में होते हैं. वो हॉस्पिटल के इर्द गिर्द भी हो सकते हैं. लेकिन जहाँ पे अनहाइजीनिक कंडीशन ज़्यादा है, जहाँ पे सीपेज है, बेसमेंट है, डिकेइंग मटेरियल है, वहाँ पे इसके स्पोर्स ज़्यादा होते हैं जो आमतौर पर हमारे नाक या मुंह से हमारे शरीर में एंट्री लेते हैं. लेकिन हमारे शरीर में जो एक प्रतिकार शक्ति होती है, जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, जो हमारे शरीर में सेल्स होते हैं जो लड़ाई में सामने आते हैं और इनको मार गिराते हैं ताकि इसका हमें ज़्यादा असर नहीं होता जी. लेकिन हम लोग जो अभी ब्लैक फंगस का नाम सुन रहे हैं या वाइट फंगस का नाम जो सुन रहे हैं उसकी वजह है कोविड. और कोविड में ये ज़्यादा पाया गया है. अभी इसके बहुत सारे कारण हैं. वैसे भी कहते हैं कि ये ब्लैक फंगस जो है वो दुनिया भर में जितना भी हो लेकिन उससे सबसे ज़्यादा मरीज इंडिया में ही पाए जाते हैं. तो इसके दो कारण हैं कि एक ट्रॉपिकल कंट्री है, दूसरी मे बी अनहाइजीनिक कंडीशंस होगी हमारे यहाँ, ये भी एक कारण हो सकता है. या हम जितनी सतर्कता हमने रखना चाहिए हाइजीन पे वो एक नहीं रख पाते, ये भी एक कारण हो सकता है. तो अभी चलते हैं कि अभी हम इसका नाम क्यों ज़्यादा सुनने लगे जी सर. क्योंकि इसमें और एक चीज़ है कि ये ब्लैक या वाइट फंगस हमारे शरीर में एंट्री लेके बीमारी कब तैयार करता है. बिल्कुल सही. तो बीमारी तैयार करने के लिए हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है यानी कि प्रतिकार शक्ति है, ये जब कमज़ोर हो जाती है तो ये जो फिलामेंट्स या सेल्स होते हैं वो हमारे शरीर में बच जाते हैं और एक बीमारी तैयार करते हैं. जैसे कि अभी कोविड का जो दौर आ गया जहाँ पे बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट थे, एडमिट होने के बाद उन्हें आईसीयू में रहना पड़ा, वेंटिलेटर पे वो थे. फिर बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ है. अभी डायबिटीज़ के बारे में आप जानते होंगे कि हमारे देश में डायबिटीज़, हमारा देश एक डायबिटीज़ का हब कहलाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत डायबिटीज़ के पेशेंट है. और करीबन 47% हमारे देश में डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे कि जिन्हें पता ही नहीं डायबिटीज़ है करके, यही पता नहीं है जी. तो ये पेशेंट जब एडमिट हो जाते हैं और एडमिट होने के बाद इन्हें अलग अलग दवा दी जाती है
वेंटिलेटर पे जाते हैं, आईसीयू में एडमिट होते हैं, इनको इक्मो या ऐसी कोई चीज़ होती है, तब कोविड कम करने के लिए उन्हें स्टेरॉइड नाम की भी दवा दी जाती है। तो स्टेरॉइड का देना, हमारी इम्यूनिटी कम होना, साथ में डायबिटीज जो कि हमें पता नहीं वो भी होना, हॉस्पिटल में बहुत दिन तक स्टे करना, आईसीयू में मैकेनिकल वेंटिलेटर लगाना, ये सब चीज़ें ऐसी है कि जिस कारण हमारी प्रतिकार शक्ति और कमज़ोर गिर जाती है। ताकि जो भी पेशेंट है जिन्होंने इम्यूनोथेरेपी ली है, जिन्होंने कैंसर की थेरेपी ली है या जिन्होंने कीमोथेरेपी ली है, इन लोगों और ज़्यादा कहे तो HIV के पेशेंट है, तो इन लोगों में प्रतिकार शक्ति कम रहती है और ऐसे मरीज में ये स्पोर्स अंदर जाके बीमारी पैदा करते हैं और जिनको हम म्यूकोरमाइकोसिस या एस्परजिलोसिस, वाइट फंगस या ब्लैक फंगस ऐसे बीमारी के नाम से पुकारते हैं। और अभी होने का कारण ये है कि कोविड एक ऐसी बीमारी है कि जो बीमारी में हमारी वैसे ही हमारी जो अंदरूनी ताकत होती है वो कम हो जाती है। और इसमें एक पहलू जो सामने निकल के आया है, बहुत सारे मरीज में ये भी देखा गया है कि पहले तो ब्लड शुगर नहीं थी बीमारी के पहले, लेकिन कोविड होने के बाद में अपने आप में उनकी ब्लड शुगर बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि कोविड के कुछ ऐसे म्यूटेंट है जो कि हमारे पैनक्रियाज पे भी असर करते हैं और नहीं होने वाला भी डायबिटीज़ वो तब तैयार हो जाता है। ये भी एक कारण अभी सामने आया है। तो हम यदि इसके कारण गिनाएं तो ये है कि नहीं पता जो है ऐसा डायबिटीज़, कोविड की बीमारी, साथ में बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहना या बहुत दिन तक मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रहना, साथ में स्टेरॉइड देना और हमारी कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम, ये सब के कारण हमें ये दोनों बीमारियां होती है। अभी हम कोविड के पहले जाते तो क्या पहले ये बीमारियां नहीं थी? हाँ, पहले भी ये बीमारियां थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे कि वाइट फंगस है, अब जहाँ पे भी फेफड़े ख़राब हो जाते हैं और तुम्हारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, वहाँ पे एस्परजिलोसिस नाम की या अलग अलग फंगस नाम की बीमारी होती है, जो हम कई साल से उसकी दवा देते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बारे में आज तक तो कई लोगों ने पूछा नहीं था कि ये बीमारी है या नहीं है, लेकिन आज ही कोविड के कारण ये बीमारियाँ ऊपर आई है और इतनी तेज़ी से ऊपर आई है। उसका कारण है कि इसमें मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। यानी कहते हैं कि ये बीमारी यदि ब्रेन तक पहुँच जाए तो बहुत ही मुश्किल है बचना, और ज़्यादातर 40 से 80% यानी 40 से 80% लोगों में ये बीमारी फेटल होती है, जो मरीज बच नहीं पाता है। अभी ये सब तरीके हैं जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान हैं अभी। हाँ सर, ये बात जो आपने पूरी बताई, इसको समझकर हम क्या ये समझें कि जिनको कोरोना वायरस हुआ वो अगर हॉस्पिटल में रहे, उनको अगर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मिली, तो क्या सर उनको ब्लैक फंगस या वाइट फंगस होने के चांसेस मतलब 99% बनते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, किनको ये चांसेस होते हैं? जिनकी खुद की इम्यूनिटी पावर कम है, जिनको डायबिटीज़ अननोन यानी अनरिकग्नाइज्ड डायबिटीज़ है, दूसरी बात, जिनको ज़्यादा लंबे समय तक स्टेरॉइड दिए, तीसरी बात, कुछ फेवरेबल कंडीशंस वो म्यूकार के लिए हो, ये चौथी बात। ऐसे में कुछ ही लोगों को होता है, सभी लोगों को नहीं होता है। सभी लोगों के यानी 100 में से 100 लोगों को डायबिटीज़ नहीं हुआ, कुछ ही लोगों को हुआ है। डायबिटीज़ नहीं, ये म्यूकार हुआ है, कुछ ही लोगों को हुआ है। तो नॉट ऑल पेशेंट्स आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द म्यूकोरमाइकोसिस, वेरी फ्यू पेशेंट्स आर अफेक्टेड विद द म्यूकोरमाइकोसिस। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कि अनहाइजीनिक कंडीशंस भी हो सकती है, डायबिटीज़ भी हो सकता है, दिया हुआ स्टेरॉइड भी हो सकता है, आप बहुत दिन तक आईसीयू में, वो भी कारण से हो सकता है, वेंटिलेटर पे वो भी हो सकता है, आपको किस तरह ऑक्सीजन दिया ये भी एक कारण हो सकता है। यानी कई सारे मुद्दे हैं जो कि कुछ कुछ हद तक इसमें इन्वॉल्व है। सर, अर्पणा झा हमारी व्यूअर हैं, वो पूछ रही हैं कि सर एनी स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ ब्लैक फंगस, इज इट अटैक्स टू नॉन कोविड पेशेंट्स एज वेल? नॉन कोविड पेशेंट को भी अटैक कर सकती है, जैसे कि जिनको कीमोथेरेपी शुरू है, कैंसर की कीमोथेरेपी है, जिन लोगों को HIV है, जिन लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ है और उन्हें ऐसे ड्रग शुरू है जिसके कारण आपकी इम्यूनिटी कम होती है, ये लोगों में भी ये फंगस होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट जिनको हुआ है
उनमें बहुत बार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है और उसमें फंगस पाया जाता है जी। तो ये भी है, या वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं उनको, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, टीबी भी होता है, यानी कोई भी इन्फेक्शन जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको होता है, वैसे ही फंगस इन्फेक्शन होता है। सर सिम्टम्स कोई ऐसे ब्लैक फंगस, वाइट फंगस? देखिए अभी सिम्टम्स के बारे में बताए तो अभी फिलहाल में जो सामने आ रहा है वो है कि जिन लोगों को ब्लैक फंगस, जिनको म्यूकार कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में ज़्यादा लोगों में परेशानी है, लोग सोच रहे हैं, तो जैसे कि काला दाग आ जाना नाक के ऊपर, या तुम्हारा जबड़े का ऊपर का हिस्सा है अपर पैलेट, उसके ऊपर नाक या मुंह से काले रंग का ये निकलना, द्रव्य निकलना या फ्लूइड निकलना, फेस के एक साइड पे सूजन आ जाना, साइनस पे, साइनस में कंजेशन होना या साइनस में दर्द होना, आँख में दर्द होना, दांत में दर्द होना, बुखार आना, फिर हेडेक होना, ये सब चीज़ें इसके लक्षण हो सकते हैं। इसके बावजूद यदि ये फंगस यदि हमारे लंग्स में जाता है तो आपको खांसी आएगी, श्वास लगेगा। इसका यदि रीच यानी ये यदि पेट तक पहुंचता है तो पेट की तकलीफ हो सकती है, तो जहाँ पे जाएगा वो तकलीफ होती है। लेकिन इसके जाने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि लंग्स में यदि जाता है तो संबंधित जो भी आपकी परेशानी होती है उसमें खांसी आना, श्वास लगना या खून आना, ये होता है। यदि ये नाक के थ्रू जाता है तो ये नाक में जाएगा, नाक के थ्रू साइनस में जाएगा, और साइनस के थ्रू आँख में जाएगा, और आँख के थ्रू ब्रेन में जाएगा, तब इसकी अलग अलग तकलीफ़ें होती है। तो मेन हम देखते हैं कि एक लंग्स में होने वाला म्यूकरमाइकोसिस और दूसरा साइनस ऑर्बिट या ब्रेन में होने वाला म्यूकरमाइकोसिस, ऐसे हम दो अलग अलग कर सकते हैं। यदि इसमें जल्दी से जल्दी इलाज कराए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इलाज कराने में यदि हम लेट होते हैं या इसकी पहचान कराने में लेट होते हैं तो फिर इसका इलाज महंगा भी होता है, और दूसरा कि इसके साथ साथ ऑपरेशन भी करना होते हैं। और एक बात है, इसकी दवा जो है जिसको हम एम्फोटेरिसिन बी कहते हैं, लाइपोलाइज एम्फोटेरिसिन और सिंपल एम्फोटेरिसिन बी, ये काफ़ी महंगी होती है। और ये कितने दिन देना होती है, यानी कि कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक ये दवा लेना होती है। अब जब ये दवा कुछ हफ्तों से महीने तक देना होती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। जैसे कि इसके मेन साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो किडनी पे, लिवर पे होते हैं। इसको हम टॉक्सिसिटी कहते हैं, रीनल एंड लिवर टॉक्सिसिटी कहते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी के कारण भी हो सकता है लोगों में और परेशानी आ जाए, लेकिन इसकी दवा जो है वो काफ़ी हफ्तों से महीने तक चलती है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी रहते हैं। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है इट ब्रेक्स द बैक ऑफ द पेशेंट्स फैमिली, यानी कोविड में जितने भी पेशेंट्स आए उनके फैमिली को उनकी बैक को ब्रेक करने के लिए म्यूकरमाइकोसिस आया, ऐसा हम कहते हैं। सर आपने डिटेक्शन की बात करी, तो जो अर्ली डिटेक्शन है, क्या पेशेंट्स ने क्या हल्के से ऐसे सिम्टम्स आए तो तुरंत में क्या उनका एक ओरल चेकअप हो जाना चाहिए? कौन से डॉक्टर को तुरंत में अप्रोच करना चाहिए? देखिए अभी चेकअप कराने में इनको जो चीज़ है, इनको तो एक ENT सर्जन को दिखाना चाहिए, यानी नाक, गला और साइनस देख पाएंगे। यदि इनको खांसी या फेफड़े में है तो इन्होंने पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। आँख में हो तो आँख के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ से शुरुआत, यानी आप डेंटल डॉक्टर को दिखा सकते हैं, नाक कान गले वाले को दिखा सकते हैं, आँख वाले को दिखा सकते हैं, या न्यूरो वाले को या पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। यदि हम सोचे कि ये नहीं हो तो कितना अच्छा होगा, तो प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेडिसिन जी। तो आपको ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि होने के बाद तो खर्चा भी बहुत लंबा है और इसमें फेटेलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा है। और फिर इतना करने के बाद यदि हमने आँख ही निकालना हो या ब्रेन का ही ऑपरेशन करना हो या साइनस का या जबड़े का ऑपरेशन करना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है जी। तो हमने सबसे पहले सोचना चाहिए कि ये नहीं हो तो कितना अच्छा है जी। अभी नहीं हो तो कितना अच्छा है, इसके लिए क्या करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में है या नहीं है, इम्पॉर्टेंट। दूसरी बात है कि स्टेरॉइड लेना है, जो कि डॉक्टर ने बताया तो ही लेना है, खुद होके नहीं लेना है।
दूसरी बात, कुछ कारण से हमारी इम्यूनिटी कम है तो उसको सही करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना हमें ज़रूरी है। हमें हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहना है, क्योंकि अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में इसके स्पोर्स होते हैं, ये फंगस होता है। तो यदि हम हाइजीनिक साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट रहते हैं तो शायद हमारे होने के चांसेस कम रहते हैं जी। इसके बावजूद भी हमें थोड़ी सी भी आशंका लगती है कि हमें ये हो रहा है तो तुरंत जाने के बाद डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। हो सके तुम्हारे सब रिपोर्ट्स नॉर्मल भी आए, लेकिन हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हमारी रिपोर्ट नॉर्मल आए तो हमारा पैसा फिजूल गया। नहीं, आपके रिपोर्ट नॉर्मल आए तो इसका मतलब है कि आप अच्छे हैं, आपको ये हुआ नहीं है। अब रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है तो ठीक है, आगे आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल है इसका मतलब हमारा पैसा वेस्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। रिपोर्ट नॉर्मल आना ये भी हमें एक अच्छा संदेश देती है कि हम ये बीमारी से काफ़ी दूर हैं। सर, आखिरी के मेरे 2 सवाल आपसे। डॉक्टर विपिन किशोर उपाध्याय आपसे पूछ रहे हैं, हेलो सर, गुड इवनिंग, व्हाट्स योर प्रोटोकॉल अपार्ट फ्रॉम डेब्रिडिमेंट? देखिए, इसमें ऐसा होते हैं कि जब हम डिब्राइडमेंट बोलते हैं उसको, कि जहाँ जहाँ फंगस की लागन होती है, वैसे तो स्किन पे भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली जो डिब्राइडमेंट जहाँ होता है, जहाँ पे स्किन इन्वॉल्व होती है या म्यूकोजा इन्वॉल्व होता है, तो ईएनटी सर्जन क्या करते हैं कि नेज़ल एंडोस्कोपी करते हैं, साइनस में जाते हैं और साइनस में जहाँ जहाँ उन्हें लगता है कि फंगस होने की आशंका है, वहाँ का सब जो ऊपर का लेयर है उसको डिब्राइड करते हैं, निकालते हैं ताकि वहाँ से फंगस निकल जाए। तो इसको डिब्राइडमेंट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें सिम्टम्स है कि नहीं है, दूसरी बात है हमें आइदर सीटी स्कैन करना होता है या एमआरआई वो चीज़ का, यानी कि नाक और गला, नाक है और हमारी साइनसेस है या ब्रेन है, इसका सीटी स्कैन या एमआरआई करा के ये कंफर्म करना है कि ऐसा है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट हम आगे डिब्राइडमेंट करना ज़रूरी है। सर, जिसको कोरोना का अभी तक उसके घर पे दस्तक कोरोना ने नहीं दिया है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस भी अभी आ गया है। हमारे एक व्यूअर ने बताया कि यूपी में वहाँ पे भी येलो फंगस भी मिल गया है, तो ये फंगस नहीं आया है, दूर है। अब सर, कोरोना से, फंगस से दूर रहे, ऐसे कुछ टिप्स आप आखिरी दे दीजिए जो हमारे व्यूअर्स जिनको बिल्कुल कानून बनाकर जीवन में लेकर चलें। देखिए, आपको कोविड है या नहीं है, सबसे तो पहले आपने अपनी सेहत अच्छी रखना चाहिए। अब सेहत अच्छी रखना यानी कि अच्छे कपड़े पहनना, इसका मतलब नहीं है, ऐसा मतलब ये भी नहीं कि आपके पास बहुत पैसा है तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ये भी नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे या प्लेन में जा रहे तो आपकी सेहत अच्छी है, ये भी नहीं। सेहत का अच्छा होना इसका मतलब है आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से दुरुस्त है। आप हर रोज़ अच्छा खाना खाते हैं, एडिक्वेट रेस्ट लेते हैं, आप जो भी काम करते हैं उसका ज़्यादातर असर यानी कि उसका स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं आता है, स्ट्रेस नहीं लेते हुए आप काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हर रोज़ आपने आधा पौन घंटा या 1 घंटा आपके हर रोज़ के एक्सरसाइज के लिए, जिसमें आप दौड़ सकते हो, जिम में जा सकते हो या आप वॉक ले सकते हो, जो भी एक्सरसाइज आपको योगा करना है योगा कर सकते हो, या जैसे भी आप चाहे वो गेम खेल सकते हो, वो एक्सरसाइज आपने करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है अच्छी एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशियस डाइट लो, सेहत का ध्यान रखो, और सेहत का ध्यान रखते वक्त एडिक्वेट रेस्ट भी लो। और ये करते वक्त कोई भी चीज़ का असर आपके दिमाग पे यानी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो रेगुलर लाइफ में कम से कम स्ट्रेस लेके आप अच्छा एक ज़िंदगी, साफ़ सुथरी मैं कहूँगा ज़िंदगी गुजारते हो, तो शायद ही आपको ये हो सकता है। दूसरी बात है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, क्योंकि बहुत बार हमें बीमारी दस्तक देती है, पता चलते हैं तब बहुत समय निकल जाता है। तो ऐसा कहते हैं कि जब भी हमारी उम्र 40-45 हो जाती है, वो उम्र के बाद में हर साल में जाके हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। हमारी किडनी ठीक है, हमारा डायबिटीज़ ठीक है, हमारा हार्ट ठीक है, हमारे लंग्स ठीक है, इसका एक हेल्थ चेकअप होता है जिसका खर्चा करीबन 4-5 हज़ार में ये सब हो जाता है। साल भर में हम एक बार ये सब चीज़ें कर लेते हैं तो हमें एक अच्छी सी नींद आती है कि चलो आज तो हमें बीमारी नहीं है।
यानी नेक्स्ट ईयर यदि हम करेंगे और तब बीमारी होगी तो वो शुरू में पकड़ी जाएगी और उस पर अच्छे से अच्छा इलाज हो जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ में, कोई भी बीमारी शुरू में यदि उसको पकड़ते हैं तो वो जल्दी अच्छी हो जाती है। वो कहावत है कि जब शुरू में आग लगती है तो 2 बूंद पानी से वो आग बुझ जाती है, लेकिन आग जब फैल जाती है तो फिर बाद में उसको बुझाने में दिक्कत करना बहुत मुश्किल जाता है। वैसे ही शरीर की स्थिति है। शरीर में कोई भी बीमारी की शुरुआत होने के पहले यदि या होते ही आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के कारण या डॉक्टर की सलाह से आप ये कर सकते हो और आगे वाली बहुत सारी पीड़ा से आप बच सकते हो, खर्चे से भी बच सकते हो। सर आखिरी सवाल, सर ये वाइट ब्लैक येलो फंगस आ गया, कोरोना का इतना बुरा काल हमने देखा, उसके बाद अब ये फंगस का काल देख रहे हैं सर, और भी ऐसी कुछ है जो आना बाकी है? क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे कहीं ना कहीं घबराहट अभी भी कायम है, क्योंकि अब फंगस भी आ गया। कुछ ऐसा है जो और आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है आने वाले वक्त में और डिस्टर्ब करे? देखिए, ये तो भविष्य के बारे में तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें ऐसा लगता है, जहाँ तक हमारा एक कॉमन सेंस कहता है कि जो भी चीज़ है वो आखिरी इंसान ने तो बनाई हुई है जी। हम दौड़ रहे थे, इतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे कि हमें हमारे अपनों का भी ध्यान नहीं था दौड़ते वक्त और खुद का भी ध्यान नहीं था। हो सकता है नेचर ने ये करेक्शन करने के लिए हमें बताया हो कि आपकी दौड़ कम करिए, थोड़ा खुद के तरफ भी देखिए, अपने लोगों के भी तरफ देखिए, आप भी आसानी से जिए, बाकी लोगों को भी आसानी से जीने का मौका दीजिए। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन साइंस तो ये मानेगा नहीं कभी। साइंस तो ये कहेगा कि नहीं, आपको जो भी चीज़ आती है उसको ढूंढना है और उसके ऊपर इलाज कराना है। ये आदमी की, यानी आदमी का ये जो ब्रेन है ये उसी तरह काम करता है। तो आगे आने वाले दिनों में क्या आने वाला है ये हम पता नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि अभी दुनिया भर में जो भी दुनिया की कंडीशन है, इकोलॉजिकल कंडीशन है, कहते हैं कि वो ऐसे वायरस और ऐसे बीमारी के लिए काफ़ी क्या बोलते हैं, अच्छी है जी। तो ये बताना मुश्किल है आगे के दिन कैसे होंगे, लेकिन आगे के दिन कैसे हो, हमें कैसे गुजारना है और ये दुनिया में हमें कैसा रहना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है और हमारी ज़िंदगी कैसे प्लान करना है, ताकि ये सब होते हुए भी हम अच्छे से अच्छे हमारे दिन गुजार सके, इसके ऊपर हमें ध्यान देना। और ये हर एक इंडिविजुअल आदमी का ये अलग अलग ये है, यानी नहीं सभी लोगों के लिए सभी चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती है। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग स्ट्रेटा के लोगों के लिए, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी काम करती है, तो टेलर मेड स्ट्रैटेजी करते हैं। आप भी अपने लिए टेलर मेड स्ट्रैटेजी ढूंढ लीजिए और अच्छा रहने की कोशिश करिए। सर आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, आपने ब्लैक फंगस वाइट फंगस के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी और कैसे उससे बचना है वो भी आपने बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस गेटिंग क्योर्ड फ्रॉम ऑल द लंग्स एंड ऑल द रेस्पिरेटरी इश्यूज इन लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। आज डॉक्टर अशोक अरबट सर ने जो हमको बात समझाई वो शायद बहुत सीधी थी और बहुत सिंपल थी कि हम जब तक प्रिवेंशन का रास्ता नहीं अपनाएंगे, हम पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेंगे, हल्की सी भी तकलीफ होती है हम उसको अवॉइड करते हैं। कृपया अवॉइड ना करें, कृपया उसे तुरंत में अपने डॉक्टर के नोटिस में लाएं। उसे ब्लैक फंगस वाइट फंगस बढ़ता इसीलिए है क्योंकि उसको तुरंत में पहले लेवल पर ही ठीक करने के लिए हम या उसका चेकअप कराने के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं भागते। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अर्ली डिटेक्शन अगर हो जाए तो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस उतना नहीं बढ़ सकता जितना वो सुनाई में देता है ना। तो जितने भी लोग कोरोना वायरस से पीड़ित थे, जिन लोगों ने आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का इस्तेमाल किया है, जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, अगर उनको ऐसी हल्की सी भी दस्तक देता है ब्लैक या वाइट फंगस तो कृपया अपने डॉक्टर को तुरंत में जाके चेकअप कराएं। आज राज की बात बस इतनी कि कृपया रेस्पिरेटरी, देखिए कितना कैसा मौसम आ गया, कैसा वक्त आ गया दुनिया में कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी का कितना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। ये लंग्स नेचुरल ऑक्सीजन से बड़े खुश थे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ कटते गए और अब हालात ऐसी है कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। अभी भी 40,000 पेड़ अजनी वन में
कटने की कगार पे हैं। अगर आप उनका कटना रोक सकते हैं तो कृपया अजनी वन को सपोर्ट करें और वो 40,000 पेड़ जो नेचुरल ऑक्सीजन नागपुर शहर को देने वाले हैं उनको काटने से रोकें। कैसे आप हेल्प कर सकते हैं? ये आप सिर्फ जाकर ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पे और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। कल शाम को 5 बजे आपसे होगी एक खास मुलाकात ऑन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें परिवार के साथ। अर्ली डिटेक्शन कराएं आपको हल्की सी भी प्रॉब्लम हो तो, और ज़िंदा रहें। जय हिंद।